नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 15। कैंप की ओर चलते समय सामने घड़ी की दुकान मिल जाने पर सुलोचना रुक गई और एकाएक कहती है, एक घड़ी खरीद लेते हैं। ऐसे में बड़ी देर तक देखने के बाद सुलोचना एक घड़ी पसंद करते हुए मोहन से पूछने लगी, यह घड़ी कैसी लग रही है? जवाब में मोहन कहता है, अच्छी लग रही है। ऐसे में सुलोचना कहती है, आपको पसंद आया? शंका भरे लहजे में मोहन कहता है, मगर किसके लिए ले रही हो? जवाब में सुलोचना कहती है, आपके लिए। ऐसे में मोहन लज्जा तथा आश्चर्यचकित लहजे में कहता है, मेरे लिए? मेरे लिए लेने की क्या जरूरत है? मुझे तो घड़ी देखना आता ही नहीं है। ऐसे में सुलोचना आंतरिकता सुलभ मानसिकता को दर्शाती हुई कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। कहते हुए सुलोचना घड़ी की कीमत चुकाकर मोहन के साथ कैंप की ओर चल पड़ती है। रास्ते में बातें करते हुए सुलोचना कहती है, आज आपको परेशान कर दिया है ना? कोई बात नहीं, हमेशा निजी काम में व्यस्त रहने की बजाय कभी कभी दूसरे को भी समय देना चाहिए, और जब दूसरे के साथ समय बिताए जाते हैं तब समय बहुत सुखदायक लगते हैं। आप देखिए ना, यह जो हमारा नाटक मंडली है, इन नाटक मंडली का काम मुख्यतः क्या है? पैसा तो सभी लोग किसी न किसी भी उपाय से रोजगार कर लेते हैं, परंतु दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटना तथा अपना सुख बांटना, यह हर कोई नहीं कर सकता। यूं कह सकते कि हर किसी के भाग्य में नहीं होता। मोहन चुपचाप सुलोचना की बातें सुनते हुए पथ चलने लगा। सुलोचना अपनी बात कहते हुए चलने लगी और कहने लगी, अगर देखा जाए तो दुख किसे नहीं है? दुनिया में कोई भी लोग पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, हर कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है। वैसे देखा जाए तो हम लोग सभी किसी न किसी तरह से दुखी है, परंतु अपनी दुखों को दबाए रखते हुए चंद मुहूर्त के लिए किसी के मन को प्रभावित करते हुए उसे खुशियां प्रदान करना बहुत कठिन काम होता है। मास्टर जी कहते हैं, हम नाटकों के माध्यम से केवल मनोरंजन नहीं करते, अपना अपना दुख दर्द को भी बांटते हैं। जब राम लीला की अभिनय होती है तो पूरी रामायण की कथा का वर्णन होती है, उससे लोगों को अच्छी सीख मिलती है। जब द्रौपदी के वस्त्रहरण की अभिनय होती है तो उससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। अगर गहराई से विचार करें तो इन नाटकों के माध्यम से बहुत से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाती हैं, बहुत से बिछड़े हुए को मिला देती है। जबकि सभी अलग अलग विचारों की बातें करते हैं तथा सभी अलग अलग विचारों की लोग होते हैं। दोनों बतियाते हुए पथ चलने लगे। तभी सुलोचना कहने लगी, मैं बहुत बातें कर रही हूँ ना? शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं ही केवल बोलते जा रही हूँ, पर आप तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जवाब में मोहन कहने लगा, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे में मेरे पास कुछ कहने की शब्द ही कहाँ है। तभी सुलोचना फिर से कहने लगी, अच्छा यह बताइए कि आप घर में गए थे तो मुझे क्यों नहीं कह कर गए थे? मुझे कहते तो क्या मैं मना करती? आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं रहा? जवाब में मोहन सांत्वना भरे लहजे में कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कहना तो चाहता था पर मौका ना मिला। माँ जी की बड़ी याद आ गई और मैं चला गया। चलते चलते अचानक सुलोचना रुक गई और मोहन की ओर ताकते हुए करुणा भरी लहजे में कहने लगी, पता है मैं कितना डर गई थी। मेरे मन में बहुत से अनाप शनाप ख्याल आ रही थी। कभी मजाकिया लहजे में मोहन कहने लगा, अच्छा एक बात कहूँ? सुलोचना रुकते हुए तथा मोहन की ओर करुणा भरी नजरों से ताकते हुए कहने लगी, एक क्यों, दो चार दस, जो भी इच्छा करे कहिए ना, कौन मना किया? मोहन एक बार फिर से सुलोचना के करुणा भरी नजरों की ओर ताकते हुए कहने लगा, अच्छा यह बताओ कि तुम मेरे बगैर इतना उतावला क्यों रहते हो? आखिर मैं तो तुम्हारे लिए एक अजनबी सी हूँ, ऐसे में मेरे लिए भला। मोहन अपनी बातों को पूरा किए बगैर चुप हो गया और सुलोचना की ओर ताकने लगा।
तभी भावनाओं में आकर छलकती हुए आंखों से ताकते हुए दबी सी आवाज में सुलोचना कहने लगी, आप एक लड़का है। लड़के की हृदय बड़े कठोर होती है, परंतु मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों के दिल बर्फ की तरह होती है। जरा सी हवा लगी कि पिघलने लगती है, और वह हवा कब किस प्रकार से लग जाए कहना बहुत कठिन होती है। आप नहीं समझेंगे, अगर आप लड़की होती तो समझ जाते। 2-3 दिन पहले हम लड़कियां मिलकर मेले में घूमने आए थे। मुझे अच्छा लगा तो माँ जी और भाभी जी के लिए साड़ी खरीद कर रखी हूँ, बिट्टू के लिए कुछ खिलौने भी। मगर आप तो मुझे बिना कहे चले गए। अगर कह कर जाते तो मैं आपको दे देती। अब तो फिर जब जाएंगे तो जाते समय ले जाना। हाँ, उस दिन एक वादा आपने किया था कि मुझे बिना बताए आप नहीं जाएंगे। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अब की बार मुझे बिना कहे नहीं जाइएगा। पथ चलते चलते अचानक मोहन भावनाओं में आकर रुक गया और सुलोचना की ओर देखते हुए सोचने लगा, यह तो सचमुच प्यार की प्रतिमूर्ति है। तभी करुणा भरी नजरों से ताकते हुए सुलोचना कहती है, आप मेरी तरफ यूं क्या देख रहे हैं? जवाब में धीरे से मोहन कहता है, तुम्हारे हृदय तो सचमुच बहुत कोमल है, जहाँ केवल प्यार ही प्यार है। कुछ लोगों का कहना है कि नाटक करने वालों के दिल नहीं होते। तभी धीरे से भीगी लफ्जों में सुलोचना कहती है, ठीक ही तो कहते हैं। कुछ लोग क्यों? सभी लोग कहते हैं कि नाटक में जो लोग काम करते हैं उनके पास दिल होते ही नहीं। ठीक ही तो कहते हैं। नाटक करने वाले तो अपने दिल को गिरवी रख कर आते हैं। नाटक करने वाले किसी के दिल को नहीं तोड़ते, परंतु इतिहास गवाह है कि उनके दिलों को बहुत से लोगों ने तोड़ा है। अब आप ही बताइए कि किसी के पास तो दिल एक ही होती है ना। आता बार बार वह लोगों को अपना दिल दे और लोगों ने उसे तोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसे में अच्छा है कि वह अपने दिल को अपने महाजन के पास गिरवी रख कर आए, ताकि वह बार बार टूटने से बच सके। आप यह बताइए कि दिल तोड़ने वाले ने कभी यह भी सोचते हैं कि उसके तोड़ने के कारण उस दिल के क्या हालत होती है, जिसका इलाज कोई बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। सुलोचना की बातें सुनते हुए मोहन पथ चलने लगा। तभी मोहन पूछने लगा, अच्छा यह बताइए कि आपने अपना दिल किस महाजन के पास गिरवी रखी है? पथ चलते चलते सुलोचना अचानक रुकते हुए करुणा भरी नजरों से मोहन के ओर ताकते हुए कहती है, लगता है कि पहले आपके दिमाग की इलाज करना जरूरी है। आप नहीं तुम दोबारा अगर आप मुझे आप कहा तो यहाँ डॉक्टर साहब से आपको इंजेक्शन लगवा दूंगी। मोहन मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहता है, अच्छी बात है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो मैं जो कह रहा था कि तुमने अपना दिल किसके पास गिरवी रखी है? जवाब में सुलोचना कहती है, मैं एक आदमी के पास अपना दिल को गिरवी रखी हूँ। अब पता नहीं कि वह मेरी उस दिल के साथ कैसा सलूक करेगा, मगर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वह मेरे दिल को नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ दिया तो वह मेरी बदकिस्मती होगी। तभी मोहन फिर से कहने लगा, वह आदमी कौन है? थोड़ी देर रुकते हुए सुलोचना अपनी आवेग भरी तथा छलकती हुई आंखों से मोहन की ओर ताकते हुए कहने लगी, आप मेरी नजरों की और नजरें डालकर देखेंगे, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। सुलोचना की बातों के आगे मोहन के कहने को कुछ ना रहा। ऐसे में वह चुपचाप पथ चलता रहा और मन ही मन सोचने लगा, सुलोचना की बातें 16 आने सत्य है, परंतु लोग जो है कि उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। आपस में वार्तालाप के बीच पथ चलते हुए दोनों कैंप में पहुंच गए। ऐसे में सुलोचना मोहन को साथ में लेकर अपनी टेंट में अपने ही कक्षा में प्रवेश कर गई और आपस में गप्पे करती रही। तभी वहां पर कुमार पहुंच गया तो कहने लगा, दीदी कुछ खाने को लाऊं क्या? जवाब में सुलोचना कहती है, हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए कुछ लेकर आओ, यहीं पर बैठकर खा लेंगे। ऐसे में जब कुमार खाना लेकर आया तो सुलोचना भी अपने साथ लाए खाने की चीजों को निकालकर मोहन तथा कुमार के सामने रखती है और कहने लगी, कुमार यह तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कहते हुए सुलोचना अपने साथ लाई चीजें निकलकर दोनों के सामने रखती है और कहती है,
तुम लोग भी यहाँ बैठकर आराम से खा लो। जवाब में कुमार कहता है, दीदी मैं तो अपने कमरे में बैठकर खा लूंगा, आप दोनों यहाँ बैठकर खा लीजिए। ऐसे में कुमार वहाँ से चला गया। मोहन और सुलोचना अपने हिसाब से वहीं पर बैठकर खाना खाने लगी तो एक दूसरे के प्रति हृदयता तथा भावुकता के भी इजहार करने लगे। ऐसे में यही एक मौका है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाओं का इजहार करते रहें और दोनों वहां पर बैठकर गप्पे करते रहें। इतने में सभी लड़कियां वहां पर आ गई और माहौल एकाएक बदल गई। ऐसे में मोहन बड़ा ही दुविधाओं में पड़ गया। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।